हमें ये बताया कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात में कि अफ्ताब इकबाल साहब ने अरबों रुपए की करप्शन की है। क्या इसमें सच्चाई है? वो करप्शन कर सकते हैं? कर तो पता नहीं वो क्या कुछ सकते हैं। अपनी बोटी के लिए किसी का बकरा आप काट लेते हैं। कि उनको पैदाइश के वक्त ही पता चल गया था कि मैं एक अजीम आदमी हूँ। पानी की एक बूंद से तुझको बुझाऊंगा, हुँ, हुँ। ऐ आफ़ताब तुझको नजर से बहुत गिराऊंगा। ज़बरदस्त। पाक टीवी डॉट टीवी के व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली नासिर और मेरे साथ जो आज इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, इनका नाम है प्रोफेसर बागी आबिद फारूक साहब। इन्होंने आफ्ताब इकबाल के साथ बहुत अरसा काम किया। आफ्ताब इकबाल खबरनाक खबरयार प्रोग्राम के एंकर भी हैं और खबरनाक प्रोग्राम और खबरयार का आइडिया भी प्रोफेसर बागी आबिद फारूकी साहब के साथ है। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इतना अरसा वो आफ्ताब इकबाल के साथ रहे, इतना अरसा उन्होंने काम किया, तो अब काफ़ी जुदाइयाँ आ गई हैं, इसकी क्या वजह है? और आफ्ताब इकबाल की शख्सियत के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। आप न्यूज़ क्यों बंद हुआ, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप न्यूज़ में भी ये काम कर चुके हुए हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर इनसे गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि आफ्ताब इकबाल साहब के साथ आपने इतना अरसा काम किया, क्या वजह है कि इस तरह जुदाइयाँ आ रही हैं? क्या इसके बारे में थोड़ी सी हमें तफसील से बताइएगा ज़रा। तफसील से खैर मैं क्या बताऊँ, मेरा उनसे कोई ऐसा नज़रियाती इख्तलाफ नहीं है, ना कोई हम ऐसे नज़रियाती आदमी हैं, ना इस दर्जे के लोग हैं। हम तो बस ऐसे ही आम से इंसान हैं जो ये टीवी पे बैठ के बातें करके हम ये समझना शुरू हो गया कि हम बड़ी कोई ख़ास चीज़ हैं, या कम से कम मौसूफ़ तो यही समझते हैं। मैं आपको एक हफ़ीज़ जलंधरी का शेर याद आ रहा है, ये खूब क्या है, ये ज़श्त क्या है, जहाँ का ये बंदोबस्त क्या है, बड़ा मज़ा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे। ये हमारे जो एंकरोलॉजी है, हुँ, हुँ। ये जो टीवी एंकरोक्रेसी, ये ब्यूरोक्रेसी के वज़न पे, ये हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की पज़ीर मुल्कों में एकदम ये जब फ्री मीडिया का तसव्वुर, अब तो खैर सिविल लिबर्टीज़ का तसव्वुर भी ख़त्म हो गया दुनिया हुँ, में। हुँ। तो वो जो फ्री मीडिया आया तो एकदम ये बहुत सारे तमाशे हुए। उन्हीं तमाशों में से एक ये तमाशा लगा रखा था एक टीम ने, जिसका हिस्सा मैं भी था। और इख्तिलाफ़ात क्या होने, बस एटीट्यूड के मसाइल थे। तो हर बंदे का एक थ्रेशोल्ड होता है, बर्दाश्त का एक लेवल होता है, उसके बाद फिर वो नहीं करता बर्दाश्त। तो यही मेरे साथ हुआ। मैंने जब एक दिन देखा कि इसके साथ नहीं चल सकते, तनख्वाह मिलती नहीं, अंडर पेड हैं, ओवर वर्कड हैं, तो मैंने फिर उसे एक दिन कहा कि थैंक यू वेरी मच। हुँ, हुँ। नहीं तो बाकी तनख्वाह वगैरह कुछ रहती है आपकी, इसके बारे में थोड़ा-सा बता दें कितने नहीं महीने? नहीं, हुँ, बाकायदा जी मेरी नवंबर की पूरी सैलरी रहती है, फिर 1-2 महीनों की कोई 25-25% इन्होंने काटी थी। हुँ, हुँ, और पता चला था जी कि इसके बाद जब आपको क्लीयरेंस के साथ ये दे दी जाएगी। हुँ, हुँ, तो आप न्यूज़ से जब रिज़ाइन किया है, तो क्लीयरेंस यानी उनको रिज़ाइन तो दे दिया, रिज़ाइन जब दिया जाए तो साथ क्लीयरेंस चेक मिलता है अच्छा। कि आपके वाजिबात जो हैं वो ये हैं। हुँ, हुँ, तो वो नहीं मुझे कोई मिल सके। इसकी तरफ क्या है, इसकी तरफ तो अब जितनी तनख्वाह थी उससे को 50,000 कम करके, तो उन्होंने कहा जी कि आप अब इतनी आपकी बनती है, ये वो करके हुँ, इन्होंने हुँ, बराबर कर दिया। अच्छा, क्योंकि टेक्निकल आदमी हैं, कागज़ी मार नहीं खाते। ठीक हो गया। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब तो अपने प्रोग्राम में बड़ी दानिशमंदाना गुफ्तगू करते हैं, आपने तो उनके साथ बड़ा अरसा गुज़ारा हुआ है, तो आप जिस तरह बता रहे हैं कि आपके भी जो वाजिबात थे वो भी नहीं अदा किए, तो क्या ये रियल ज़िंदगी में बहुत डिफरेंट है? जो दानिशमंदी की बातें टीवी पर कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं, तो रियल लाइफ़ उनकी कैसी होती है? क्या बहुत डिफरेंट है रियल लाइफ़ में या कुछ और होते हैं ये? हाँ जी, वो तो ये इस वक़्त दुनिया क्वारंटीन में है, हुँ, हुँ, तो आफ़ताब इकबाल इतना समझदार है कि वो पिछले कई सालों से क्वारंटीन में है। हुँ, क्योंकि उसे हुँ, ख़ब्त अज़मत माशाअल्लाह उनकी ऐसी है कि उनको कई साल पहले, बल्कि उनको पैदाइश के वक़्त ही पता चल गया था कि मैं एक अज़ीम आदमी हूँ, हुँ, हुँ, या मैं एक बड़ा आदमी बनूँगा। हुँ, हुँ, और इसीलिए उन्होंने उसी हवाले से लोगों को मिलना शुरू कर दिया। दोस्त अब उनका कोई रह नहीं गया एज़ सच, तो वो क्वारंटीन में है। हुँ, पिछले हुँ,
नामालूम मुद्दत से। मिलते मिलाते तो किसी को है नहीं, क्या पता चले कि लोग क्या कहते हैं। ठीक है। बस नहीं तो इससे पहले आपने इनसे मुलाकात की, सवाल तो ये है ना कि दानिशमंदी की वो गुफ्तगू करते हैं, बड़ी प्यारी इनकी बातें होती हैं, बड़े प्यारी प्यारी बातें बता रहे होते हैं कि जैसे अगर इसको हम फॉलो करेंगे तो एक कामयाब, एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो क्या वो तो क्वारंटाइन में आप चले गए, लेकिन जो आपने उनके साथ टाइम गुजारा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि क्या वो अपनी ज़िंदगी में उसको फॉलो करते हैं जो बता रहे होते हैं, या उनकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है? अल्लाह अकबर, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी। ये तो अल्लाह का हुक्म है कि लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कबरु मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, कि तुम वो करते क्यों नहीं हो जो कहते हो। और अल्लाह के नज़दीक तो ये बहुत बड़ा किब्र है कि तुम जो कहते हो वैसा करते नहीं। ये तो एक बहुत बड़ी, ये तो अंबिया की सिफ़त है, ये औलिया की सिफ़त है, ये शुहदा की सिफ़त है, ये सिद्दीकीन की सिफ़त है कि आप वो कहें जो आप करते हैं, या जो आप करते हैं वो कहें। थोड़ा बहुत गड़बड़ तो सारी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल और है। यहाँ तो टीवी इज़ अ मेक बिलीव, टीवी तो मेक बिलीव है कि आपको यकीन दिला दिया जाए कि यही हकीकत है। रिसर्चर्स बैठे हैं, वो तो एक एक लाइन उनको लिख के देते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं अब ये ही इज़ नो मोर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं कि अब उसी पे सारा इंटरव्यूज आया अच्छा, किया जाए। मुझे आप ये बताया कि खबरनाक प्रोग्राम और खबरियार का आइडिया भी आपका था, प्रोग्राम को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उनको तो चाहिए था कि आपको पलकों पर बैठाते हैं, क्योंकि वो प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा रेटिंग करता है। तो उसके बारे से भी थोड़ा सा व्यूअर्स को क्लियर कर दें कि वो क्या वो आपका ही आइडिया था जो खबरनाक प्रोग्राम है, और आफ्ताब इकबाल का खबरियार प्रोग्राम, क्या उसका आइडिया आपका था? नहीं नहीं, खबर यार तो ये खैर कल की बात है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ ये पहले कि खबरनाक शुरू होने से पहले हमारी एक गुफ्तगू हुई थी अच्छा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के सिलसिले में। तो मैंने इन्हें ये सजेस्ट किया था कि आप ऐसा करें, हमारे बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं सुहेल भाई, सुहेल अहमद साहब, तो वो चूँकि उनके साथ इनका कोई मामला हुआ था तो वो छोड़ा इन्होंने हस्बे हाल। तो मैंने कहा कि अब आप ऐसा करें कि अब आप 3-4 कॉमेडियंस बिठा लें और इस तरह हम गुफ्तगू करेंगे, प्रोफेसर और एंकर, और इस पे कॉमेडियन जो हैं वो जुगतें करेंगे और प्रोग्राम इम्प्रोवाइज़ करेगा। तो इन्होंने किया तो ऐसे ही, लेकिन मुझे निकाल के मैं फिर उसमें रिसर्चर आ गया, फिर बस ये चलता रहा। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये बताया कि आपने उसके बंद होने की क्या वजूहत है, इसके पीछे क्या वजह कि आपने उस बंद हो गया। और मेरा इसमें ये भी पॉइंट ऐड कर लें कि बताया जाता है कि आपने उसके अंदर 90% जो काम करने वाले मुलाजमीन थे वो आफ्ताब इकबाल के रिश्तेदार थे। क्या इसमें सच्चाई है, क्या ऐसा ही था? नहीं, 90% तो नहीं थे, लेकिन ये है कि काफ़ी थे। 90 इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि ये उनको, लेकिन ये है कि सारी की पोस्ट्स पर जो लोग थे वो उन्होंने अपने ही लगाए हुए थे। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो इसके बंद होने की क्या वजह थी, आपने उसके क्यों वजह बंद हुआ, ये आपने क्या रीज़न थी कि आपने उस बंद हो गया इसके यार पीछे? किसी भी चीज़ के तबाह होने के लिए या ख़त्म होने के लिए कोई एक रीज़न नहीं होती। अब तो वो सारा कुछ तो आ गया है मीडिया पे कि क्या वजूहत हुई कि सारा कुछ रेंटेड मंगवा के चलाया जा रहा था, डबल डबल कमीशनें खाई जा रही थी, नाना जी की दुकान थी, और वो क्या होता है वो उसकी फातिहा, नाना जी की फातिहा, और वो पता नहीं क्या। तो ये तो फिर ऐसा ही होगा ना जी, जहाँ पर जिस मुल्क में करप्शन होगी या जिस मुल्क में जिस घर में होगी वो घर का निज़ाम नहीं चल सकेगा, और जिस इदारे में होगी वो इदारा नहीं चल सकेगा। ठीक है। अच्छा, तो हमें ये बताया कि मुख्तलिफ इल्ज़ामात में कि आफ्ताब इकबाल साहब ने अरबों रुपए की करप्शन की है, क्या इसमें सच्चाई है, वो करप्शन कर सकते हैं? कर तो पता नहीं वो क्या कुछ सकते हैं, लेकिन मैं इस पे मेरे पास कोई इसका सबूत नहीं है, ना मुझे इस बात का अंदाज़ा है, ना ही मैंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि ये क्या करता नहीं, है। तो भी आपने बताया कि इसकी बंद होने की वजह ये भी तो हो सकती है ना, करप्शन है, माली बेइज्जतियाँ हो सकती हैं, तो यकीनन इसका तो आपको पता ही होना चाहिए कि आफ्ताब इकबाल साहब ने जो उन पर इल्ज़ामात है इतने करीब आप रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, क्या इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है? नहीं, इस मैं तो नहीं कह रहा कि इस वजह से ये बंद हुआ। मैंने कहा कि इस वजह से होते हैं, इदारे भी बंद होते हैं,
سب کچھ ہوتا ہے. اور عرض یہ ہے کہ میں نے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو یہ 10-20-50 لاکھ کی نا چوری ہوتی ہے ہم، اور 10-20-50 کروڑ اربوں میں جب آ جائے نا تو وہ کرافٹ ہوتا ہے، اچھا. وہ ہائی بزنس ہے. سارے ہی ایسے بنتے ہیں. آفتاب کا قصور یہ ہے کہ وہ ہماری کلاس میں سے اٹھ کے بن گیا ہم، اور اپنے ساتھ والوں کو دیکھا نہیں شاید. ہم. تو یہ وجوہات ہیں. اچھا تو مجھے تھوڑا سا یہ بھی کلیئر کرنا ہے، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے واجبات بھی دینے ہیں. اسلام میں تو ہے مزدور کا جو پسینہ اس کو خشک ہونا تک اس کو مزدوری مل جانی چاہیے. آپ کو تو اتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، ابھی میرے سامنے آپ فون پہ بھی بات کر رہے تھے، میں نے ساری لائیو گفتگو سنی ہے آپ کی. تو کیا انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ٹی وی پر آ کر اس طرح بات کرنا، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا، دانش مندانہ کی گفتگو کرنا، لیکن اسلام جہاں کہتا ہے کہ ایک مزدور کا پسینہ خشک ہونے تک اس کی مزدوری دے دو، تو اتنے عرصے سے آپ کو نہیں ملے پیسے، تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور اب آپ اگر وہ نہیں ملتے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا قانونی کارروائی کرنا آپ حق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل، قانونی کارروائی میرا حق ہے اور انشاءاللہ وہ میں کروں گا. آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ حدیث رسول ہے، القاسب و حبیب اللہ، کہ جو قاسب کام کرنے والا، حبیب اللہ کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست ہے. کہ وہ جو حق الحال کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے. تو واقعی اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے پیسے اسے دے دینے چاہیے. یار یہ تو آئیڈیل باتیں ہیں نا، یہ پریکٹیکل دنیا ہے. یہاں کسی کا گلا کاٹ کے بھی آپ کو اگر صرف ایک چنگم ملتی ہو، اپنی بوٹی کے لیے کسی کا بکرا آپ کاٹ لیتے ہیں. یہ جو واجبات والی آپ نے گفتگو سنی، یہ ایک ذاتی حساب ہے محترم کے ساتھ جس کے وہ انکاری ہیں. تو کتنے انہوں نے آپ کے واجبات دینے، اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیں میرا. یار مجھے تو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میرے کتنے پیسے میں نے بیوی کو دیے ہیں یا کتنے پیسے میری جیب میں پڑے ہیں. مجھے تو اس وقت رونا آتا ہے کہ جب میں نے بل دینا اور پیسے نہ ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ کہ پیسے کدھر گئے. ہم اور طرح کے لوگ ہیں بھائی. یہ جو اپنا نادیدہ راہ لوگ بنے منزلوں پہ بار، اور منزل شناس لوگ کتاروں کے ساتھ ہیں. یہ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، انہی کو کامیاب کہتے ہیں نا. اچھا مجھے بتائیں کہ آفتاب اقبال صاحب نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، وہ 2-3 ذریعوں سے اب رابطہ کرتا ہے. اس کا یا تو اس کے پی ایس او، اب اس نے پی ایس او بھی رکھے ہوئے تھے، پرسنل سٹاف آفیسر. اس نے پرائیویٹ سیکریٹریز بھی رکھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ اس نے کچھ اور بھی قبیل کے جانور رکھے ہوئے تھے. کوئی خوخیانے والے درندے بھی اس نے رکھے ہوئے ہیں، کوئی منانے والی بکریاں بھی اس نے رکھی ہوئی ہیں. یہ ان کے گوناگو شوق ہے. اب پی ایس او، کسی پرائیویٹ آدمی کا پی ایس او رکھنے کا کیا معنی ہے؟ میں سرکاری افسر رہا ہوں، پی ایس او تو چیف منسٹر کا ہوتا ہے یا بڑے سرکار. تو آپ کے پی ایس او کا کیا؟ یہ سارے اس سے آپ دیکھ لینا کہ کتنا فیک اور جعلی سسٹم ہے یہ ہے. اچھا تو ہمیں آپ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہو آفتاب اقبال کے لیے کوئی؟ میں تو میسج دے چکا ہوں کہ پانی کی ایک بوند سے تجھ کو بجھاؤں گا، اے آفتاب تجھ کو نظر سے گراؤں گا. زبردست. ویورز یہ تھے پروفیسر باغی عابد فاروق صاحب. ان کی آپ نے گفتگو سنی. انہوں نے جو خبرناک پروگرام کے اینکر ہیں، خبریات پروگرام کے اینکر ہیں، ان کے ساتھ آفتاب اقبال سے بڑا عرصہ انہوں نے کام کیا. اس کے علاوہ خبرناک خبریات کا جو آئیڈیا تھا وہ بھی ان کا تھا. ان کی آپ نے گفتگو سن لی. ویورز اگر آپ اپنے کوئی آرا دینا چاہتے ہو تو نیچے کمنٹ لازمی کیجیے گا. ویورز ہمیں اس وقت تک کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.